नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राज्य के स्टडी पर। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप कि अच्छी चल रही होगी। तो पशुपालन टेस्ट सीरीज की अगली कड़ी में हम सीरीज नंबर 10 के टॉप 50 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने वीडियो पर। पशुपालन टेस्ट सीरीज भाग 10, इसमें हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से सोनाड़ी भेड़ किस जिला युग्म में पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर, जैसलमेर, डूंगरपुर, उदयपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ या सीकर झुंझुनू। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जो सोनाड़ी भेड़ है वो उदयपुर में सर्वाधिक पाई जाती है। उसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उसी के साथ ही झालावाड़ में भी पाई जाती है। उदयपुर में पाए जाने के कारण इस भेड़ को मेवाड़ी भेड़ भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए कि सोनाड़ी भेड़ की नस्ल किस संभाग में सर्वाधिक पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा संभाग में। क्योंकि वर्तमान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये 3 जिले आते हैं बांसवाड़ा संभाग में, और बांसवाड़ा संभाग में ही ये पाई जाती है। तो पूर्ण रूप से ये बांसवाड़ा संभाग में पाई जाती है। और जो सोनाड़ी भेड़ की नस्ल है, राजस्थान में संख्या के आधार पर जो सोनाड़ी भेड़ है वो अपना स्थान रखती है दूसरा। उसके अलावा ये जो भेड़ है वो मांस के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नस्ल है। इसमें अच्छी मात्रा में मांस उत्पादन हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किस पशु में दांत द्वारा उम्र ज्ञात नहीं की जा सकती है? तो कौन सा पशु है वो? ऊंट, सुअर, भैंस या मुर्गी? इसका आंसर हो जाएगा डी। मुर्गियों में दांतों द्वारा उम्र ज्ञात नहीं की जा सकती। बाकी ऊंट, सुअर और भैंस तीनों में दांतों द्वारा उम्र ज्ञात की जा सकती है। मुर्गी में क्यों नहीं की जा सकती? तो इसका कारण है मुर्गियों में दांत नहीं पाए जाते। दांत की जगह मुर्गियों में पाई जाती है चोंच। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हम बात करें जो पशु होते हैं उसमें गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, ये 4 पशुओं में 32 दांत पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 32। अग्र चर्वण, चर्वण, कृतंक, ये सब मिलाकर जो दांत होते हैं वो होते हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी में 32। जो 32 दांत हैं वो 5 साल की उम्र तक इनमें पूरे आ जाते हैं और उसको कहा जाता है बरामुख अवस्था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अविका कवच योजना का संबंध है किससे है? बाढ़ राहत हेतु, गो पशु प्रजनन हेतु, भेड़ की अकाल मृत्यु हेतु या अकाल राहत हेतु? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भेड़ की अकाल मृत्यु हो जाती है इसलिए अविका कवच योजना चलाई गई है। इस योजना में जो अविका कवच योजना है इसमें भेड़ की अकाल मृत्यु हो जाती है, उसके लिए इसमें बीमा कराया जाता है। और बीमे की जो प्रीमियम राशि आती है उसमें ST, BPL और जनरल 3 भागों में पशुपालकों को बांट दिया गया है। इसमें ST वालों को और BPL वालों को 80% जो प्रीमियम राशि होती है उसमें छूट दी जाती है, और जो जनरल में आते हैं पशुपालक उनके लिए 70% की अनुदान राशि प्रीमियम में रखी गई है सरकार द्वारा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अविका कवच योजना का संबंध है भेड़ की अकाल मृत्यु होने पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित नस्ल व उत्पत्ति स्थल को मिलान कीजिए। तो कौन सी नस्ल का उत्पत्ति स्थान किस जगह से है ये देखना है हमको। तो नीली रावी का उत्पत्ति स्थान कहां से है? बड़ौदा, तमिलनाडु, पाकिस्तान या पंजाब? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीली रावी का जो उत्पत्ति स्थान है वो है पाकिस्तान से। तो फर्स्ट हो गया सी। दूसरा है महसाना, महसाना का उत्पत्ति स्थान है बड़ौदा से। तो दूसरे नंबर पर क्या आ गया? ए। उसके बाद है मुर्रा नस्ल। तो मुर्रा नस्ल कहां पर पाई जाती है? तमिलनाडु में तो नहीं पाई जाती है, पंजाब में पाई जाती है। तो तीसरे नंबर पर हो गया डी। और जो टोडा नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान है तमिलनाडु, ये दक्षिणी भारत में पाई जाने वाली नस्ल है। तो इसका हो जाएगा बी। तो एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से आपको इस तरह से ढूंढकर जिसमें CADB मतलब जो आपका आंसर आ रहा है उसको आपको टिक करके आना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्था ब्यूरो के अनुसार भारत में मान्यता प्राप्त गाय की नस्लें हैं कितनी है? 42 नस्लें, 13 नस्लें, 22 नस्लें या 50 नस्लें? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्था ब्यूरो के अनुसार जो भारत में मान्यता प्राप्त गायों की नस्लें वो है 50। और आपको पता ही होगा गाय का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? 2 प्रकार की होती हैं, विदेशी और देशी। देशी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है बोस इंडिकस, दूसरी है बोस टार्टस, ये विदेशी होती है। अगर ये पूछ लिया जाए कि गाय में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, तो गाय में गुणसूत्र पाए जाते हैं 60, चाहे वो विदेशी गाय हो या देशी गाय। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी ब्यूरो के अनुसार जो गाय की नस्लें हैं वो हैं 50। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, भैंस में बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? टपिंग, काविंग, सर्विंग या किडिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भैंस में जो बच्चे देने की क्रिया है उसको काविंग के नाम से जाना जाता है। और ये पूछ लिया जाए कि भैंस में प्रजनन की क्रिया क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है सर्विंग। सर्विंग कहलाती है प्रजनन की क्रिया, तो बच्चा देने की क्रिया कहलाती है काविंग। अगर ये पूछ लिया जाए कि भैंस का औसतन गर्भकाल कितना होता है, तो भैंस का जो औसतन गर्भकाल होता है वो
310 होता है, 310 दिन का होता है। और एग्जैक्टली पूछ लिया जाए तो 307 दिन करके आना है आपको। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो बच्चे देने की क्रिया भैंस में कहलाती है काविंग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बकरी की कौन सी नस्ल की पीठ में हल्का सा झोल होता है? हल्का सा झोल मतलब बकरी की जो ये पीठ है उसमें ये हल्का सा झोल कौन सी बकरी में होता है? सिरोही, टोगनबर्ग, ब्लैक बंगाल या जमनापरी। तो इसका आंसर हो जाएगा सिरोही। सिरोही नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है वो है राजस्थान। और जो राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोही नस्ल की बकरी है उसमें पीठ में हल्का सा झोल पाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसी के साथ जो सिरोही बकरी की नस्ल है वो राजस्थान में पाई जाती है राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, ब्यावर जिले में, इन जिलों में भी ये पाई जाती है। उसके अलावा हम बात करें इसकी शारीरिक विशेषता की तो इसका रंग होता है लाल और भूरा रंग भी हो सकता है। लाल और भूरा रंग या बादामी भी कह सकते हैं हम। और लाल भूरा बादामी रंग होता है, उसके ऊपर चित्तेदार दाग होते हैं या धब्बे होते हैं। और इस बकरी में पीठ में हल्का सा झोल पाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा ये जो बकरी है वो द्विकाजी बकरी है जो मांस और दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। कौन सी बकरी? सिरोही बकरी। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नमदा बनाने के लिए कौन सी भेड़ की ऊन काम में ली जाती है? तो कौन सी भेड़ है? मेरिनो, अविकालीन, मालपुरा या अविवस्त्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालपुरा। आपको नमदे से ही अंदाजा लग जाना चाहिए कि नमदा राजस्थान में कहां पर बनता है। राजस्थान में बनता है टोंक जिले में। टोंक जिला और टोंक शहर राजस्थान में नमदे और गलीचे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? नमदे और गलीचे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सर्वाधिक नमदे और गलीचे बनते हैं। और किसकी ऊन से बनते हैं? तो मालपुरा नस्ल की ऊन से बनते हैं। मालपुरा से उत्पत्ति हुई है मालपुरा भेड़ की नस्ल की। वैसे तो देखा जाए तो अविकालीन और अविवस्त्र ये दोनों भेड़ों की उत्पत्ति भी टोंक से। टोंक में स्थित CSWRI केंद्रीय ऊन एवं भेड़ अनुसंधान संस्था जो कहां पर स्थित है? अविकानगर टोंक में। ये भी पड़ता है मालपुरा में। लेकिन ये दोनों नस्ल हैं वो संकर भेड़ की नस्ल है। लेकिन मालपुरा नस्ल है वो पुरानी नस्ल है। पुराने टाइम से ही मालपुरा नस्ल से नमदे और गलीचे बनाए जा रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर इसलिए हो जाएगा मालपुरा नस्ल। और जो अविकालीन और अविवस्त्र भेड़ हैं वो क्रॉस द्वारा विकसित है और इनकी जो ऊन है वो अच्छी क्वालिटी की होती है, इसलिए इनसे कालीन बनाई जाती है। ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तरल नाइट्रोजन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बायो कंजर्वेशन, हिप्पोपेशन, मोनो प्रिजर्वेशन या क्रापो प्रिजर्वेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जो तरल नाइट्रोजन होती है उसको क्रापो प्रिजर्वेशन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मादा के ताव या गर्मी में आने पर अधिक सक्रिय एवं प्रभावशाली होने वाला हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन या ऑक्सीटोसिन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो जब मादा गर्मी में आती है उस टाइम पर सर्वाधिक सक्रिय हो जाता है। और ये हार्मोन मादा में प्रजनन अंगों और अयनों के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। और उसी समय जो मादा के प्रजनन अंग है उनमें क्रियाशीलता बढ़ाने का काम करता है वो हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पशु बधियाकरण की किस विधि में पशु के वृषण पर रबड़ की रिंग लगा दी जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलास्ट्रेटर विधि, सर्जिकल विधि, वर्डिजो कास्ट्रेटर विधि या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जो बधियाकरण की इलास्ट्रेटर विधि है उसमें पशु के वृषणों पर रबड़ की रिंग लगा दी जाती है। इससे क्या होता है? इससे अंडकोश में रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है और पशु इसमें बधिया हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाथ के माध्यम से दुग्ध दोहन किस विधि के माध्यम से किया जाता है? मुट्ठी विधि, नकलिंग विधि, स्ट्रिपिंग विधि या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हाथ के माध्यम से जो दुग्ध दोहन किया जाता है वो मुट्ठी विधि द्वारा भी किया जाता है, नकलिंग विधि द्वारा भी किया जाता है और स्ट्रिपिंग विधि द्वारा भी किया जाता है। मुट्ठी विधि को पूर्ण हस्त विधि के नाम से भी जाना जाता है या पूरा हाथ विधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये सर्वश्रेष्ठ विधि है। उसके बाद नकलिंग जो विधि है उसको अंगूठा विधि के नाम से जाना जाता है और जो स्ट्रिपिंग विधि है उसको पुच्छावर विधि के नाम से जाना जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूध का परीक्षण किस विधि के माध्यम से किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमाइल विधि, ब्यूटाइरोमीटर विधि, स्ट्रिपिंग विधि या स्केगोमीटर विधि। तो ये प्रश्न है वो मिसप्रिंट हो गया है। इसमें स्ट्रिपिंग की जगह आ जाएगा लैक्टोमीटर। जो दूध में परीक्षण किया जाता है वो किया जाता है लैक्टोमीटर द्वारा। और दूध की गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है इसमें। किसका किया जाता है? दूध की गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है लैक्टोमीटर द्वारा। लैक्टोमीटर क्या करता है? दूध का जो अपेक्षित घनत्व है उसको देखता है, जिससे क्या होता है? दूध की शुद्धता
ज्ञात हो जाती है। और जो लेक्टोमीटर है वो किस आधार पर काम करता है, तो ये काम करता है गुरुत्वाकर्षण बल पर। गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर लेक्टोमीटर काम करता है और लेक्टोमीटर द्वारा दूध का परीक्षण किया जाता है और दूध में शुद्धता की जांच कर ली जाती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक पशु की दूध देने की अधिकतम अवधि कितनी होती है? कितनी होती है? 210 से 240 दिन, 300 से 330 दिन, 240 से 270 दिन या 280 से 305 दिन। तो जो एक दुधारू पशु होता है उसके दूध देने की औसतन अवधि होती है वो होती है 300 दिन। 300 दिन तक वो अधिकतम दूध दे देता है और जो 60 से 65 दिन बचते हैं साल के, उसमें ये शुष्क अवस्था में रहता है। कोई भी पशु होता है वो 60 से 65 दिन शुष्क अवस्था में रहता है और 300 दिन दूध दे देता है। इसमें आंसर हो जाएगा 305 दिन वाला। 280 से 305 एवरेज पशु की अधिकतम दूध देने की अवधि होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भैंस को प्रति 100 किलोग्राम भार पर दी जाने वाली योग्य शुष्क आहार की मात्रा कितनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 kg, 5 kg, 7 kg या 1 kg। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भैंस को प्रति 100 किलोग्राम अपने भार पर 3 किलोग्राम शुष्क आहार दिया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुर्गे के मांस का औसतन ड्रेसिंग प्रतिशत कितना होता है? 80%, 60%, 70% या 40%? तो मुर्गे के मांस का औसतन ड्रेसिंग प्रतिशत होता है सी, 70%। अब ड्रेसिंग प्रतिशत का मतलब क्या है? किसी भी पशु में उसमें पाए जाने वाले प्योर मांस का प्रतिशत कहलाता है ड्रेसिंग प्रतिशत। तो मुर्गी का ड्रेसिंग प्रतिशत कितना है? 70%। प्योर मांस मतलब इसमें चमड़ी हट जाएगी, हड्डियां हट जाएंगी, उसके अलावा जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं मांस के अलावा, उन सभी चीजों को हटाने के बाद जो प्योर मांस बचता है उसको कहा जाता है पशु का ड्रेसिंग प्रतिशत। और जो मुर्गी में ड्रेसिंग प्रतिशत होता है वो होता है 70%। मुर्गियों में ड्रेसिंग प्रतिशत ज्यादा होता है क्योंकि इसमें हड्डियों की मात्रा और अन्य चीजों की मात्रा कम होती है। लेकिन अगर हम बात करें बकरी की, तो बकरी में होता है 47%। और सभी पशुओं का अगर हम मिलाकर देखें एवरेज, तो वो होता है 63%। क्या होता है? ड्रेसिंग प्रतिशत सभी पशुओं का एवरेज। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो मुर्गी के मांस का औसतन ड्रेसिंग प्रतिशत कितना होता है? तो 70% होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में अंडा उत्पादन हेतु सर्वोत्तम नस्ल है, कौन सी नस्ल है? असील, व्हाइट लेगहॉर्न, वामडोई या कड़कनाथ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, व्हाइट लेगहॉर्न, जो मेडिटेरियन नस्ल है। कहाँ की है? इटली की। पूरे विश्व में सर्वाधिक अंडे देती है। कितना देती है? 250 से 300 अंडे प्रति वर्ष एक मुर्गी दे देती है। और जो व्हाइट लेगहॉर्न मुर्गी है वो अपनी उम्र में 5 से 6 सप्ताह की हो जाती है, तब से अंडा देना प्रारंभ कर देती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रानीखेत बीमारी किस वायरस द्वारा होती है? तो किस वायरस द्वारा होती है? इमेरिया, टेनिला, हार्पिस बी ग्रुप वायरस, पैरामिक्सो वायरस या पास्चुरेला माल्टोसिडा वायरस? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पैरामिक्सो वायरस द्वारा रानीखेत बीमारी होती है। और ये किस में होती है? तो ये होती है मुर्गियों में। मुर्गियों की प्रमुख बीमारी है रानीखेत बीमारी। इस बीमारी का प्रकोप सर्वाधिक होता है चूजों में। छोटी उम्र के चूजों में सर्वाधिक प्रकोप होता है रानीखेत बीमारी का। मुर्गियों में पंखों में लकवा मार जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और नाक से सीटी की आवाज आती है और हरे कलर के दस्त लगते हैं मुर्गियों को। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इससे बचाव के उपायों में हम देखें तो इसमें टीका लगाया जाता है मुर्गी को। वो कौन सा लगाया जाता है? वो लगाया जाता है एफ स्ट्रेन वैक्सीन का। एफ स्ट्रेन वैक्सीन का टीका लगाया जाता है रानीखेत बीमारी में और ये पैरामिक्सो वायरस द्वारा होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुक्कुट ग्रह में घर का फर्श जमीन से कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 से 2.5 फीट, 4 से 5 फीट, 3 से 4 फीट या 5 से 6 फीट? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जो कुक्कुट ग्रह में घर का फर्श होता है वो जमीन से 2 से 2.5 फीट ऊंचाई पर होना जरूरी है। अगर हम बात करें इसकी चारों तरफ की दीवार की, जो कुक्कुट ग्रह होता है उसके चारों तरफ की दीवार की, तो उसमें दीवार बनती है 3 फीट ऊंची और 3 फीट के ऊपर लगाई जाती है जाली। वो कितने फीट की होती है? 5 फीट की। और अगर हम बात करें जमीन से फर्श की ऊंचाई, तो वो होनी चाहिए 2 से 2.5 फीट ऊंची। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा रोग मुर्गियों से इंसानों में भी फैल सकता है? तो कौन सा रोग है वो? पुलोरम, रानीखेत, बर्ड फ्लू या कॉक्सीडियोसिस? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मुर्गियों में फैलने वाला जो बर्ड फ्लू रोग है वो इंसानों में भी फैल सकता है। और जो बर्ड फ्लू रोग है इसको एवियन इन्फ्लुएजा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? बर्ड फ्लू रोग को। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जैव अपशिष्टों को कितने भागों में बांटा है? 3, 4, 7 या 5? तो इसका आंसर हो जाएगा बी,
जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने जैव अपशिष्टों को बांटा है 4 भागों में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक गाय को प्रतिदिन कितने ग्राम वसा देनी चाहिए? कितनी देनी चाहिए? 70 से 80 ग्राम, 50 से 60 ग्राम, 20 से 30 ग्राम या 30 से 40 ग्राम? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रतिदिन गाय को 50 से 60 ग्राम वसा देना जरूरी होता है। वसा के अलावा एक प्रमुख पोषक तत्व होता है, उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। इसकी पूर्ति कहाँ से हो जाती है? तो इसकी पूर्ति हो जाती है मोटे चारे से। वसा की मात्रा तो होती है 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन हमको गाय को वसा देनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है इसको मोटे चारे से, और मोटे चारे में आता है हे और साइलेज। साइलेज के अंदर सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो जब हम हरे चारे को खिलाएंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पशु को सर्वाधिक मिलेगी। और अगर हमको प्रोटीन की मात्रा देनी है पशु को तो हमको देना पड़ेगा हे। हे कहलाता है सूखा चारा। तो सूखे चारे से प्रोटीन की मात्रा पशु को अच्छी मिल जाती है और साइलेज से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अच्छी मिल जाती है। ठीक है, और प्रतिदिन एक गाय को वसा देनी चाहिए 50 से 60 ग्राम। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दाना दातिक बटा में CF कितना होता है? 25% से अधिक, 30% से अधिक, 18% से अधिक या 10% से अधिक? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 18% से अधिक दाने में, बटे में या दातिक में CF की मात्रा होनी चाहिए। अगर हम बात करें दाना और चारा, तो चारा कितना देना चाहिए और दाना कितना देना चाहिए, किस अनुपात में हम पशु को देते हैं? तो जो दाना होता है वो देते हैं हम 1/3 भाग, और पशु को प्रतिदिन चारा देते हैं वो देते हैं 2/3 भाग। चारे की मात्रा 2/3 भाग देनी चाहिए और दाने की मात्रा देनी चाहिए 1/3 भाग। ये होता है पशु का संतुलित आहार। और दाना, दानिक और बाटे में CF की मात्रा होती है वो होती है 18% से अधिक। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी फसलों को मिलाकर फलीदार हे बनाई जाती है? हे का मतलब होता है शुष्क चारा या सूखा चारा। ठीक है, जिसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? तो 85% और नमी की मात्रा होती है 15%। कौन सी फसलों को मिलाकर फलीदार है बनाई जाती है? बाजरा, मूंग, रिजका, बरसीम, मक्का, जौ या राई और जई? इसका आंसर हो जाएगा बी। रिजका और बरसीम है वो प्रमुख फसल है के लिए। मक्का को तो हम गिनेंगे ही नहीं क्योंकि इससे साइलेज बनाया जाता है। राई आएगी नहीं इसमें, जई को ले सकते हैं लेकिन राई को नहीं ले सकते। उसके बाद हम बात करें बाजरा और मूंग की, तो बाजरा से भी साइलेज बनाया जाता है, लेकिन जो रिजका और बरसीम है वो प्रमुख फसलें हैं हे बनाने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रिजका और बरसीम। रिजका और बरसीम दोनों को मिलाकर फलीदार हे बनाई जा सकती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बसंत ऋतु के पश्चात फोक झाड़ी पर लगने वाले फलों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? केर, फोगला, सांगरी या बेरी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बसंत ऋतु के पश्चात जो फोक झाड़ी है उसके ऊपर लगने वाले फल को फोगला कहा जाता है। और ये कहां पर कहा जाता है? तो राजस्थान में, राजस्थानी भाषा में फोगला कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। खेजड़ी के सूखे पत्तों को क्या कहते हैं? राजस्थान में जो खेजड़ी के सूखे पत्ते हैं इनको क्या कहा जाता है? लुंग, लूम, पाला, चारा या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। खेजड़ी के जो सूखे पत्ते होते हैं उनको कहा जाता है राजस्थान में लुंग या लूम। खेजड़ी के वृक्ष पर क्या लगती है? फलियां लगती है लंबी लंबी। इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है सांगरी। राजस्थानी भाषा में सूखे पत्तों को लूंग या लूम कहा जाता है, और जो उस पर फली लगती है खेजड़ी के वृक्ष पर उसको कहा जाता है सांगरी। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो खेजड़ी के सूखे पत्तों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लुंग या लूम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक पशु के चरने के लिए कितने हेक्टर क्षेत्र चारागाह की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हेक्टर, 5 हेक्टर, 1 हेक्टर या 7 हेक्टर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एक पशु के चरने के लिए 1 हेक्टर चारागाह की आवश्यकता होती है। लेकिन भारत में 1 हेक्टर में कितने पशु चरते हैं? तो 1 हेक्टर में भारत में 3 पशु चरते हैं। तो भारत में चारागाह शीघ्र ही खत्म हो जाता है या शीघ्र नष्ट हो जाता है। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है 1 हेक्टर में 3 पशु चरते हैं, बल्कि 1 हेक्टर में 1 पशु चरना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पशुओं के औसतन तापमान के संदर्भ में असुमेलित युग्म का चयन। तो इसमें कौन सा असुमेलित युग्म है? ऊंट का जो तापमान होता है वो कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस। तो सही है। गाय का कितना होता है? 38.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी सही है। भैंस का कितना होता है? 42 डिग्री सेल्सियस। तो ये गलत है। बकरी और भेड़ का कितना होता है? तो 39 डिग्री सेल्सियस। ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा 3। जो भैंस होती है उसका 42 नहीं होता है, इसका भी होता है 38.5 डिग्री सेल्सियस। और इसको फ़ारेनहाइट में हम देखें तो सभी का देख लेते हैं। जो ऊंट होता है उसका 38 डिग्री सेल्सियस,
101 डिग्री फ़ारेनहाइट। 38.5 डिग्री सेल्सियस मतलब 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। भैंस का भी होता है 38.5 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री गलत है, तो इसका भी हो जाएगा 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। और बकरी का हो गया 39 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना होगा 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हो गया फ़ारेनहाइट में और ये था सेल्सियस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भैंस युग्म गलत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पशुओं में मिल्क फीवर रोग किस तत्व की कमी से होता है? फास्फोरस, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट या मैग्नीशियम? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से किस में होता है ये रोग? ये रोग होता है ज्यादा दूध देने वाले पशुओं में। और ज्यादा दूध देने वाले पशु कौन से हैं? तो गाय और भैंस। अधिक दूध देने से कैल्शियम की कमी हो जाती है गाय भैंसों में और उसके द्वारा हो जाता है मिल्क फीवर रोग। और इसकी कमी होने पर क्या किया जाता है? तो इसकी कमी होने पर कैल्सीफेरोल का टीका लगाया जाता है या कैल्सीफेरोल की गोलियां दी जाती है गाय भैंसों को। तो पशुओं में मिल्क फीवर रोग कैल्शियम की कमी से होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से गलघोंटू रोग के लक्षण नहीं है। कौन से लक्षण नहीं है? यह एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। पशु खाना पीना छोड़ देता है, धीरे धीरे गले में सूजन व सांस लेने में दिक्कत होना, पशुओं को तेज बुखार आना। तो इसमें से ये 3 बातें हैं वो राइट है। खाना पीना भी छोड़ देता है, धीरे धीरे गले में सूजन आती है और सांस लेने में भी दिक्कत होती है इसमें, और पशुओं को तेज बुखार भी आता है। लेकिन ये जो रोग है वो विषाणु द्वारा नहीं फैलता है, ये रोग फैलता है जीवाणु द्वारा। जीवाणु जनित रोग है गलघोंटू। और ये कौन से पशुओं में होता है? तो ये सर्वाधिक होता है गाय और भैंस में। गलघोंटू को कहा जाता है HS, हिमोरसिक सेप्टिसिमिया रोग के नाम से भी जाना जाता है गलघोंटू रोग को। और इसमें HS वैक्सीन का टीका लगाया जाता है गलघोंटू रोग में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पशुओं में संक्रामक गर्भपात रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है? पास्चुरेला बोवेली, क्लोस्ट्रीडियम पेराफ्रिजेंस, ब्रुसेला एविटिन या ओवोफिल्स माइकोप्लस? तो इसका आंसर हो जाएगा C, ब्रुसेला एविटिन। इस जीवाणु से फैलता है पशुओं में संक्रामक गर्भपात रोग। और इसमें क्या होता है, पशुओं में जो 5 से 8 माह का गर्भ होता है वो गिर जाता है और इसी को कहते हैं संक्रामक गर्भपात रोग। इसके उपचार के लिए बेटा स्टीरोल का टीका लगाया जाता है। किसका लगाया जाता है? बेटा स्टीरोल का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। केंचुओं में प्रजनन व खाद्य निर्माण के लिए उपयुक्त तापमान आवश्यक है, तो कितना तापमान चाहिए? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस, 5 से 10 डिग्री सेल्सियस या 25 से 30 डिग्री सेल्सियस? तो इसका आंसर हो जाएगा D, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है केंचुओं को प्रजनन के लिए और खाद्य निर्माण के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हड्डियों में कैल्शियम व फास्फोरस का अनुपात कितना होता है? कितना होता है? 3:4, 2:1, 1:2 या 2:3? तो इसका आंसर हो जाएगा B, हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात होता है 2:1। और ये प्रश्न आया हुआ है पशुधन सहायक 2022 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पशु की आयु ज्ञात करने की विधियां हैं, शारीरिक, त्वचा देखकर, सींग देखकर, खुर देखकर या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा D, ये सभी चीजों का आंकलन करके हम पशु की आयु ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि त्वचा देखकर, बाल, आंखें, पीठ, ये सभी बाहरी अंगों को देखकर हम पशु की आयु ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है सींग देखकर, तो सींगों को देखकर भी कर सकते हैं। तो पशुओं में पहला छल्ला बनता है 3 वर्ष की उम्र पर, 2 वर्ष तो उसके निकल जाएंगे और एक छल्ला बना हुआ है तो मतलब पशु 3 वर्ष का है। और सींग को देखकर जब हम पशु की आयु ज्ञात करते हैं तो इसका सूत्र है 2 प्लस सींगों पर बने छल्लों की संख्या। सींगों पर जितने भी छल्ले उसमें 2 को जोड़ देंगे। और खुर देखकर कैसे करते हैं? तो खुर अगर पुराने हैं या बड़े हैं, बड़े खुर वाले पशु और पुराने खुर वाले पशु की आयु ज्यादा होती है, इसको देखकर भी हम पशु की आयु ज्ञात कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मादा बकरी की औसतन आयु कितनी होती है? 14 से 18 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा B, जो मादा बकरी होती है इसकी औसतन आयु होती है 15 वर्ष। लेकिन ये आयु उसके ब्यांत पर निर्भर करती है। अगर एग्जाम में प्रश्न ऐसा आ जाता है कि जो बकरी की आयु होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो बकरी के ब्यांत पर निर्भर करती है। बकरी के अलावा जो नर होता है मतलब बकरा, बकरे की आयु कितनी होती है? तो बकरे की जो आयु होती है वो बकरी से कम होती है। बकरे की आयु होती है 8 से 10 वर्ष की। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं के ऊपरी जबड़े में उत्तकों की एक मोटी और कठोर सतह होती है, वह कहलाती है दंत्युपुर, पोपली, टूटामुख या भरामुख? तो इसका आंसर हो जाएगा A, पशुओं के ऊपरी जबड़े में जो उत्तकों की एक मोटी और कठोर सतह होती है उसको कहा जाता है दंत्युपुर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में प्रतिवर्ष कितने लाख टन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन होता है? तो कितना होता है? 40 लाख टन, 32 लाख टन, 34.69 लाख टन, 28.32 लाख टन? तो इसका आंसर हो जाएगा C, 34.69 लाख टन
प्रति वर्ष भारत में प्लास्टिक का कचरा बन जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, श्री रामदेव पशु मेला किस तिथि को आयोजित होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माघ शुक्ल एकम से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक, कार्तिक शुक्ल 11 से माघशीर्ष कृष्ण पंचमी तक, चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक, या कार्तिक शुक्ल अष्टमी से मार्गशीर्ष कृष्ण दूज तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, माघ शुक्ल एकम से लगाकर माघ शुक्ल पूर्णिमा तक रामदेव पशु मेला लगता है। और जो रामदेव पशु मेला लगता है कहां पर लगता है? ये लगता है नागौर में। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और रामदेव जी का नाम सुनकर उनके दिमाग में आ जाएगा वो रामदेवरा और वो कर देंगे जैसलमेर। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है जो रामदेव पशु मेला लगता है वो लगता है नागौर में। महीने के 2 पहला पक्ष होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष के 15 दिन, शुक्ल पक्ष के 15 दिन। तो इसमें क्या कह रहा है? माघ शुक्ल एकम से लगाकर माघ शुक्ल पूर्णिमा। माघ का महीना होता है, उसमें शुक्ल पक्ष होता है, उसकी एकम से लगाकर पूर्णिमा तक, तो मतलब 15 दिन। तो पूरा जो शुक्ल पक्ष होता है माघ माह का, उसमें लगता है रामदेव जी पशु मेला और ये लगता है नागौर में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 20वीं पशु गणना में सर्वाधिक प्रतिशत कमी किस पशु संख्या में हुई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भेड़, गधा, ऊंट या गाय? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 20वीं पशु गणना में सर्वाधिक कमी आई है गधों की संख्या में। ये पूरे भारत की बात की जा रही है। ठीक है, भारत में 20वीं पशु गणना हुई थी, उसमें सर्वाधिक गधों की संख्या में कमी आई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गोबर्धन योजना के लिए केंद्र राज्य वित्तीय सहायता अनुपात है, मतलब केंद्र का और राज्य का कितना योगदान है गोबर्धन योजना में? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो गोबर्धन योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो गोबर्धन योजना है वो भारत में चलाई गई थी हरियाणा में। हरियाणा राज्य में चल रही गोबर्धन योजना का संबंध है स्वच्छ भारत अभियान से। स्वच्छ भारत अभियान से ये प्रमुख रूप से जुड़ी हुई है और ये प्रमुख स्तंभ मानी गई किसकी? स्वच्छ भारत अभियान की। और ये चलाई गई थी हरियाणा में। और हरियाणा में कब चलाई गई? तो 2018 में। 30 अप्रैल 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी हरियाणा, और हरियाणा के करनाल से इसकी शुरुआत हुई थी। स्वच्छ भारत अभियान का प्रमुख स्तंभ माना गया है इसको। क्यों माना गया है? क्योंकि इस योजना के अंतर्गत जो गोबर होता है उससे बायोगैस या गोबर गैस का निर्माण किया जाएगा। इससे क्या होगा? एक तो गंदगी मिटेगी, गोबर का सही उपयोग हो जाएगा, मतलब गैस का निर्माण भी हो जाएगा, गोबर का सही उपयोग भी हो जाएगा और गंदगी भी नहीं होगी। गोबर से होने वाले जो रोग हैं, कीड़े, मक्खी, मच्छर, इनकी मात्रा में भी कमी आ जाएगी। तो ये इसका प्रमुख रोल है गोबर्धन योजना का और ये जुड़ी हुई है स्वच्छ भारत अभियान से। और इसमें केंद्र और राज्य सरकार का जो वित्तीय अनुपात है वो कितना है? तो वो है डी, 60 और 40। मतलब केंद्र सरकार का है 60% हिस्सा और जो राज्य सरकार का है वो है 40% हिस्सा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दुग्धशाला में बर्तनों को मशीन द्वारा सफाई करने के लिए सोडे का घोल तैयार किया जाता है। कितना किया जाता है? 0.40 से 0.85%, 2.50 से 2.85%, 0.5 से 1.8% या 3.12 से 4.15%। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दुग्धशाला में जो बर्तन धोए जाते हैं मशीन द्वारा, उसमें जो घोल तैयार किया जाता है सोडे का, वो किया जाता है 0.5 से 1.8%। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दूध से क्रीम निकालने की सर्वश्रेष्ठ विधि है कौन सी विधि है? गुरुत्वाकर्षण विधि, जर्सी क्रीम विधि, अपकेंद्रीय विधि या इनमें से कोई नहीं। वैसे तो ये तीनों विधियां दूध से क्रीम निकालने की है, लेकिन इसमें सर्वश्रेष्ठ विधि है वो है सी, अपकेंद्रीय विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अपकेंद्रीय विधि को वैज्ञानिक विधि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक तरीके से यंत्रों द्वारा दूध से क्रीम निकाली जाती है। इसमें काम आने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है क्रीम सेपरेटर। और जो अपकेंद्रीय विधि है वो अपकेंद्रीय बल के ऊपर काम करती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बकरी की कौन सी नस्ल उत्तर पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जमुनापरी, मेहसाणा, बीटल या चंगू? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चंगू नस्ल है वो भारत के उत्तर पश्चिमी शुष्क क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है क्योंकि जो चंगू नस्ल है वो है ठंडे स्थानों पर पाई जाने वाली नस्ल। और जो जमुनापरी, मेहसाणा और बिट्टल नस्ल है वो भारत के पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र मतलब हमारा राजस्थान भी इसमें आ गया। ठीक है, और जो चंगू नस्ल है वो पाई जाती है ठंडे एरिया में। और ठंडा एरिया कौन सा? ठंडा मतलब समशीतोष्ण एरिया, हिमाचल की पहाड़ियां और लद्दाख की पहाड़ियों में ये पाई जाती है। कौन सी नस्ल? चंगू नस्ल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भेड़ व बकरी के संकरण से उत्पन्न नस्ल क्या कहलाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काइमेरो, थूल, गद्दी या थोमा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भेड़ व बकरी का जब हम संकरण कराते हैं तो उससे उत्पन्न जो नस्ल होती है या उत्पन्न बच्चा होता है उसको कहा जाता है काइमेरो। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान में ऊंट पालक जाति कौन सी है?
कोली, विश्नोई, रेबारी या माली? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। रेबारी जाति ऊंट पालक जाति है, या रेबारी को कहा जाता है राइका। राइका जाति और रेबारी जाति एक ही जाति जो राजस्थान में ऊंट पालने का काम करती है। और ये जो जाति है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में। और जो दक्षिणी तो ये हमारा राजस्थान हो गया, उत्तर दक्षिण ये हो गया पूर्व, और ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिमी। तो इस भाग में ये पाई जाती है। यहाँ पर आ गया जैसलमेर, जैसलमेर के नीचे आ गया बाड़मेर, तो ये बाड़मेर। यहाँ पर आ गया सांचौर, सांचौर से थोड़ा अंदर की साइड आ गया जालोर, यहाँ पर भी पाई जाती है। उसके बाद नीचे आ गया और यहाँ पे आ गया उदयपुर, और यहाँ पे आ गया डूंगरपुर। बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर इस भाग में पाई जाती है ऊंट पालक जाति जिसका नाम है रेबारी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निषेचित अंडों के भंडारण के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? 15 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 10 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है निषेचित अंडों के भंडारण के लिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। साइलेज कम से कम कितने माह में तैयार हो जाता है? 3 माह, 2 माह, 4 माह या 1.5 माह? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कम से कम 3 माह लगते हैं साइलेज के तैयार होने में। साइलेज मतलब गीला चारा जिसको गड्ढे में तैयार किया जाता है। इसकी प्रमुख फसल है मक्का। उसके अलावा मक्का के अलावा जई, ज्वार, बाजरा इनका भी साइलेज बनाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है, ये देखना है हमको। मीठी साइलेज में लैक्टिक अम्ल की प्रधानता होती है? तो बिल्कुल होती है। जो मीठी साइलेज होती है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अम्लीय साइलेज में एसिटिक अम्ल की ये तो होती है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है अम्लीय साइलेज में और लैक्टिक अम्ल पाया जाता है मीठी साइलेज में। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 व 2। ठीक है, बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2019 की पशु गणना के अनुसार 2012 पशु गणना की तुलना में ऊंटों की संख्या में हुई है? तो वृद्धि हुई है, स्थिरता हुई है, कमी हुई है या अत्यधिक वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 2012 की तुलना में 2019 में ऊंटों की संख्या में कमी हुई है। कितनी कमी हुई है? तो 2012 में थी 0.4 मिलियन, 4 लाख, और अभी हो गई है 0.25 मिलियन, मतलब 2.5 लाख। तो कितनी कमी हो गई? 1.5 लाख ऊंटों की कमी होगी। और अगर हम इसको परसेंटेज में देखें तो कितनी 5 साल के अंदर ये गिरावट हुई है 37.5%। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। केंद्रीय मुर्गी प्रजनन फार्म कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जूनागढ़, तेलंगाना, बेंगलोर या मुंबई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केंद्रीय मुर्गी प्रजनन फार्म स्थित है मुंबई में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे पशुपालन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और साथ ही इस चैनल पर पशुपालन की 9 सीरीजें ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं। और आप कर रहे हैं किसी भी पशुपालन से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी, तो उन सभी सीरीजों को देखना मत भूलना, क्योंकि उन सभी सीरीजों में पशुपालन के सभी प्रश्नों को मैंने पूरी डिटेल के साथ समझाया है, जो आपके एग्जाम की तैयारी में बहुत ही ज्यादा फायदा करेंगे। ठीक है, और ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।